नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनव कविता एवं कहानियाँ, जहां हम लेकर आते हैं महान साहित्यकारों की दिल छू लेने वाली कहानियाँ। आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी, ये मेरी मादरे वतन है। ये कहानी हमें देश प्रेम, त्याग और इंसानियत की सच्ची भावना का एहसास कराती है। आइए सुनते हैं ये मार्मिक कहानी, जो दिल को छू लेने के साथ साथ हमें अपनी मिट्टी से प्यार करना भी सिखाती है। ये मेरी मादरे वतन है, प्रेमचंद। आज पूरे 60 साल के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दीदार फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से रुखसत हुआ और मुझे किस्मत मगरिब की जानिब ले चली, उस वक्त मैं कड़ियल जवान था। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और ये दिल उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे भारतवर्ष से किसी जालिम के जोरो जब्र या इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने नहीं जुदा किया था। नहीं, जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मुझसे मेरा वतन नहीं छुड़ा सकती। ये मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे, जिन्होंने मुझे देश से जिला वतन किया। मैंने अमेरिका में खूब तिजारत की, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश किए। खूबिया किस्मत से बीवी भी ऐसी पाई जो हुस्न में अपनी आप ही नज़ीर थी, जिसकी खूबसूरती का शहरा सारे अमेरिका में फैला हुआ था और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझसे ताल्लुक ना हो। मैं उस पर दिलो जान से फिदा था। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, खुशरू, कवि हैकल और सादतमंद, जिन्होंने तिजारत को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारे वतन का दीदार करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े ऐसी बेबहा न्यामतें तर्क कर दी, इसलिए कि अपनी प्यारी भारत माता का आखिरी दीदार कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। 10 बरस और जिंदा रहूं तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं, और अब मेरे दिल में कोई आरजू बाकी है तो वो यही है कि अपने वतन की खाक का बनूं। ये आरजू कुछ आज ही मेरे दिल में पैदा नहीं हुई है, बल्कि उस वक्त भी जब मेरी प्यारी बीवी अपनी शीरीन बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी, जब मेरे नौजवान बेटे सवेरे को आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम किया करते थे। उस वक्त भी मेरे दिल में एक कांटा सा खटकता था, और वो कांटा ये था कि मैं यहाँ जिला वतन हूँ। ये देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। दौलत मेरी थी, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थीं, मगर न जाने क्यों रह रह कर वतन के टूटे फूटे झोंपड़े और 4-6 बीघा मौरूसी ज़मीन और बचपन के साथियों की याद सता जाया करती थी। और अक्सर मसरतों की गहमा गहमी और शादमानियों के हुजूम में भी ये ख्याल दिल में चुटकी लिया करता कि काश मैं अपने देश में होता। जिस वक्त बम्बई में जहाज़ से उतरा तो मैंने पहले काले काले कोट पतलून पहने और टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते मल्लाह देखे। फिर अंग्रेज़ी दुकानें, ट्राम और मोटर गाड़ियाँ नजर आईं। फिर रीढ़ वाले पहियों और चुरुट वाले आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का स्टेशन देखा और रेल पर सवार होकर अपने गांव चला। प्यारे गांव देखूं जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में वाक़े था तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि ये मेरा देश न था। ये वो देश न था जिसके दीदार की आरजू हमेशा मेरे दिल में लहराया करती थी। ये कोई और देश था, ये अमेरिका था या इंग्लिस्तान था, मगर मेरा प्यारा भारत नहीं था। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को तय करके मेरे प्यारे गांव के करीब पहुंची, जो किसी ज़माने में फूल पत्तों की इफरात और नदी नालों की कसरत से जन्नत का मुकाबला करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त ये बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ। जूं जूं मैं गांव के करीब आता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त खुशी का असर हो रहा था। हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता। आहा, ये वो नाला है जिसमें हम रोज़ घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब इसके दोनों तरफ कांटेदार तार लगे हुए थे। सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूकें लिए हुए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मुमानत थी। गांव में गया और निगाहें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वो सब के सब लुकमाए अजल हो गए थे। और मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोंपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों के मज़े लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक मेरी निगाहों में फिर रहा है,
वहीं मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था। ये मुकाम गैर आबाद न था। सैकड़ा आदमी चलते फिरते नजर आते जो अदालत और कलेक्ट्री और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरों से तफक्कुर और उदासी नुमाया थी और वो सब दुनियावी फिक्रों से दबे मालूम होते थे। मेरे साथियों की तरह चाको चौबंद, ताकतवर और लाल चेहरे वाले नौजवान कहीं दिखाई न पड़ते थे। वो अखाड़ा जिसकी बुनियाद मेरे हाथों ने डाली थी, वहाँ अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें चंद मरीज सूरत, कमज़ोर और फाका ज़दा लड़के बैठे ऊँघ रहे थे। नहीं, ये मेरा देश नहीं है। ये देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। ये कोई और देश है, मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है। बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसके खुशगवार साए में हमने बचपन की बहारें उड़ाई थी, जो हमारे छुटपने का गहवारा और जवानी का आरामगाह था। आह, इस प्यारे बरगद को देखते ही दिल पर एक रिक्कत तारी हो गई थी और ऐसी हसरतनाक, दिल सोज और दर्दनाक यादगारें ताज़ा हो गईं कि घंटों ज़मीन पर बैठा आंसू बहाता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थीं और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा लजीज और मीठे मालूम होते थे। वो मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे, वो कहाँ गए? आह, मैं गुर्बत ज़दा मुसाफिर, क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं है? इस बरगद के करीब अब थाना था और दरख्त के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। इसके आसपास 10-20 लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक नीम बरहना कहत ज़दा शख्स जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, ये मेरा देश नहीं है, ये कोई और देश है। ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मादरे वतन नहीं है, हरगिज नहीं है। इधर से मायूस होकर मैं उस चौपाल की तरफ चला जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के और बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कहकहे उड़ाते थे। हम भी उस टाट के फर्श पर कलाबाजियां खाते। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। उसी चौपाल के पास एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थी और हम यही बछड़ों के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस, अब उस चौपाल का पता नहीं था। वहाँ अब गांव के लिए टीका लगाने का स्टेशन और एक डाक खाना था। इस वक्त इसी चौपाल से लगा हुआ एक कोल्हू अड़ा था जहाँ जाड़ों के दिनों में ऊख पैरी जाती थी और गुड़ की खुशबू से दिमाग भर जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गंडेरियों के इंतजार में बैठे रहते थे और गंडेरियां काटने वाले मजदूर की चाक दस्ती पर हैरत करते थे। जहाँ हजारों बार मैंने कच्चा और पक्का दूध मिलाकर पिया था। यहाँ आसपास के घरों से औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते और उन्हें रस से भरवा कर ले जाते। अफसोस, वो कोल्हू अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे, मगर देखा कि कोल्हू वाड़े की जगह अब एक सन लपेटने वाली कल है और उसके मुकाबले एक तंबोली और सिगरेट वाले की दुकान है। और इन दिल खराश नज़ारों से दिल शिकस्ता होकर मैंने एक आदमी से कहा जो सूरत से शरीफ नजर आता था, महाशय, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। उस आदमी ने मुझे सर से पैर तक गौर से देखा और कहने लगा, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, आगे जाओ। 5वीं बार एक साहब से पनाह मांगने पर उन्होंने एक मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने हाथ से छूट पड़े और आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अचानक निकल पड़ा, हाय, ये मेरा प्यारा देश नहीं है, ये कोई और देश है। ये हमारा मेहमान नवाज, मुसाफिर नवाज प्यारा वतन नहीं, हरगिज नहीं। मैंने सिगरेट की एक डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर पुराने वक्तों को याद करने लगा। अचानक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रहा था। मैं उधर की तरफ लपका कि किसी तरह रात वहीं काटूं, मगर अफसोस, सद अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिरों के लिए जगह न थी। शराब, बदकारी और जुए ने उसे अपना मस्कन बना रखा था। ये देखकर दिल से एक सर्द आह निकल पड़ी। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं है, ये मेरा प्यारा भारत नहीं है, ये कोई और देश है, ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज नहीं है। अंधेरी रात थी, गीदड़ और कुत्ते अपने नगमे अलाप रहे थे। अपने दुखे दिल के साथ उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं? क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिलाऊं? अब तक मेरा वतन था, मैं गरीबुल वतन जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब मैं बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं है। इस फिक्र में बहुत देर तक घुटनों पर सर रखे खामोश बैठा रहा। रात आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज कान में आई। दिल ने गुदगुदाया,
ये तो वतन का नगमा है, ये देश का राग है। मैं झट खड़ा हो गया। क्या देखता हूँ कि 15-20 बूढ़ी औरतें सफेद धोतियां पहने हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती है, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। गीत को सुनकर मशहूर हो रहा था कि इतने में मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव हरे हरे, गंगे गंगे, नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, ये तो देश, प्यारे देश की बातें हैं। फर्ते मसरत से दिल बाग बाग हो गया। मैं उन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता तय करके उस नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम मुकद्दस है, जिसकी लहरों में गोता लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू बरकत जानता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी जमाने में मैं सुबह को घोड़े पर सवार होकर गंगा माता के दर्शन को आता था। उनके दर्शन की तमन्ना मेरे दिल में हमेशा रही थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में गोता लगाते देखा। कुछ लोग रेत पर बैठे हुए गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में मसरूफ थे, कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, ये मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी के दीदार की, इसी के धूल का जर्रा बनने की हसरत मेरे दिल में थी। मैं इंतहाई सुरूर के आलम में था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में जा गिरा। जैसे कोई बेसमझ भोला भाला बच्चा दिन भर गैर हमदर्द लोगों में रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़ कर चला आए और उसकी छाती से चिमट जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। ये मेरा प्यारा वतन है, ये लोग मेरे भाई हैं, गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटी बनवा ली है और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं। मैं रोज शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और ये मेरी ख्वाहिश है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट हो। मेरी बीवी, मेरे लड़के मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं गंगा का किनारा और ये प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई ख्वाहिश, कोई आरजू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि ये मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा वतन है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन में मरूं। दोस्तों, यही थी महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी, ये मेरी मादरे वतन है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, कविताएं और गज़लें सुनना पसंद है तो अभिनव कविता एवं कहानियाँ से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए अभिनव कविता एवं कहानियाँ।